अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ लाउंज के साथ मैं हूँ इरफाना सईद। प्रोग्राम का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के बाबरकत नाम से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़र पूरी करें और अल्लाह के कदीम घर का तवाफ़ करें। ये है और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे, इसके लिए अपने लिए उसके रब के पास बेहतरी है और तुम्हारे लिए चौपाए जानवर हलाल कर दिए हैं बजुज़ उनके जो तुम्हारे सामने बयान किए गए हैं। ये सूरह हज की आयत नंबर 29-30 थी, जिसका तर्जुमा मैंने आपके सामने पेश किया है। बहुत सी अहम खबरें मेरे सामने हैं, जिनमें आज की सबसे अहम खबर है बहरिया ने भारतीय आबदोज को पाकिस्तानी हुदूद से मार भगाया। गवादर और सी पैक को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की गई। दिफाई माहिरीन हुकूमत मरदमशुमारी की वाज़ेह तारीख बताए, फैसलों पर अमल नहीं करना तो सुप्रीम कोर्ट बंद कर दें, ये कहना है चीफ जस्टिस का। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-आज़म ने अमन तरक्की की बुनियाद रख दी, नौजवान मुल्क को नई बुलंदियों तक ले जाएं, यह आर्मी चीफ जनरल राहिल शरीफ का कहना है। दीगर अहम खबरें भी मेरे सामने हैं और मैं उन्हें प्रोग्राम में गुफ्तगू का हिस्सा बनाऊंगी, लेकिन बिला ताखीर मैं गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। प्रोग्राम में आज मेरे साथ होंगे दिलावर चौधरी साहब। दिलावर चौधरी साहब, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ और मैं गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करना चाहूँगी कि बहरिया ने जो भारतीय आबदोज के हवाले से पाकिस्तानी हुदूद के हवाले से जो दावा किया है, क्या कहते हैं कि इंडिया को हर फोरम पर, हर मुहाज पर मुंह की खाना पड़ती है, हर मुहाज पर उनको नुकसान भी उठाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। क्यों, क्या वजह है? पाकिस्तान का वजूद उसने कभी भी तस्लीम नहीं किया, ये समझ में आता है, लेकिन अब इतने साल गुजारने के बाद कम से कम एक ग्राउंड रियलिटी को तो मद्देनजर रखें। बिल्कुल सही है। हम कई मरतबा ये बात कर भी चुके हैं कि इंडिया को बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ को जो है वो ऑब्ज़र्व करना चाहिए, लेकिन आप देखें कि पिछले कुछ अरसे से इंडिया की जो मूव्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं और उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान जिस तरह अलाइड है रीजनल फोर्सेस के साथ और सी पैक ख़ास तौर पे जो मेन इशू है वो समझते हैं कि सी पैक एक ऐसा कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जिसके ज़रिए पाकिस्तान अपने कई माशी मसाइल हल कर सकता है, कई पॉलिटिकल मसाइल हल कर सकता है, रीजनल पॉलिटिकल, और कई ब्लॉक्स के साथ जो है वो लिंक अप हो सकता है और एक बहुत बड़ा ज़रिया है जो सी पैक है और वो उनको बड़ा खटक रहा है। और इसके ऊपर जो अमेरिकन हैं और इंडियंस हैं उनकी तकरीबन एक सी रिजर्वेशंस हैं, क्योंकि जिस तरह इंडिया पाकिस्तान के हवाले से इंडिया की रिजर्वेशंस है, उसी तरह चाइना रशिया अलाइंस, और अब तो ये बात हो रही है कि वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं। देखिए फिलिपाइनी सदर ने कहा कि चाइनीज और रशियंस जो है वो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेके आ रहे हैं, इट्स अबाउट टू कम, मतलब इट्स अबाउट इट्स वो कहते हैं अबाउट टू इम्प्लीमेंट। मैं कहता हूँ इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हो चुकी है। तो इस सूरत हाल में जो इंडिया की मूव्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, लेकिन इरफाना इस सूरत हाल में जो मौजूदा सूरत हाल से जिससे हम गुजरे वक्त, ये हमारी चेन ऑफ कमांड जो है वो उसमें एक तब्दीली का वक्त है। नए आर्मी चीफ आने की बात हो रही है, फिर जाहिर है उसके पास साथ नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी आ रहे हैं। एक बहुत बड़ी तब्दीली जो है हमारी कमांड की जो तब्दीली है वो हो रही है। तो ऐसे मौक़ों पे हमें बड़ा मुहतात रहना है कि कोई बड़ी शरारत ना हो इंडिया की तरफ से, क्योंकि जब जाहिर है कि एक कमांड की जो तब्दीली होती है उसमें फिर जो आने वाले लोग होते हैं उनको कुछ टाइम चाहिए होता है, और इस मौके पे दुश्मन सोचता है कि हम कोई ऐसी मूव्स करें कि वो उनको डिफेंसिव करें या उनको संभलने का मौका ना दें या ज़्यादा कोई मतलब उनको अपनी प्लान जो है वो उसको ज़्यादा डिस्कस करने का, उसको ज़्यादा गौर करने का, बल्कि उसको एंगेज करें। तो ये भी मुझे कुछ इस तरह, एक तो मुझे इसके पीछे ये मुहरकात लगते हैं, दूसरा जो कल की जो सूरत हाल है मुझे लगता है कि ये एक फुल ड्रेस रैकी थी कि जो ग्वादर को इन्होंने ऑपरेशनल किया है पाकिस्तान ने, तो इंडियंस जो है वो बिल्कुल उनके, मैं समझता हूँ रॉ के लोग इसमें शामिल होंगे। और जैसा कि हमारे फौजी तर्जमान ने भी बताया कि इसमें वो कमांडोज भी थे उनके, हो सकता है वो कोई प्लान लेके वो सोच रहे थे कि ये क्या इनकी प्लानिंग है इसकी सिक्योरिटी के लिए। वो मेरा ख्याल है वो सारी सिक्योरिटी मैयर्स जो हैं ग्वादर की वो चेक करना चाह रहे थे कि चाइना के कोई लूप होल मिल जाए कहीं से, किसी तरह से चाइनीज के साथ मिलके वो किस तरह की सिक्योरिटी कर रहा है और पाकिस्तान अपने तौर पे क्या कर रहा है, पाक बहरिया क्या कर रही है, या चाइनीज बहरिया भी यहाँ उसकी भी कोई इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, या इस वक्त क्या सूरत हाल है। मेरा ख्याल है कि ये जो कल की उनकी जो मूव थी इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो था वो सारा उसको चेकआउट करना था कि क्या सिक्योरिटी मैयर्स किए हैं, क्योंकि काफिले तो चल पड़े हैं सी पैक से, आजमाइशी हैं या इब्तदाई हैं या जो भी है, और उसके बाद जाहिर है कि उनके साथ साथ सिक्योरिटी मैयर्स भी होती हैं। तो एक बहुत बड़ा
वो इन टच हैं बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं ना कि आप कहें कि साए की तरह वो पीछे लगे हुए हैं सीपैक के ऊपर भी, और किसी ना किसी तरह वो चाहते हैं कि इसको रिवर्स किया जाए, इसको रिवर्ट कर दिया जाए, सारी सूरत हाल को जो है वो खुदा ना खास्ता कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त जो चेंजिंग जो ग्लोबल सिचुएशन है, एक बहुत ही मैं समझता हूँ कि वुल्नरेबल कंडीशन है, ग्लोबल तौर पे दुनिया डिवाइड सी हो रही है, और उसकी बहुत एक बड़ी वजह जो है वो एक तो जो कैपिटलिज्म की फ्रस्ट्रेशन है, इकोनॉमिक मेल्टडाउन है, जो कि जिसको वेस्ट ने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, और ख़ास तौर पे अमेरिका में, और जिसके ही रिएक्शन में ट्रंप जैसे लोग भी जो थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखते हैं, और उसके हवाले से उनकी कौम बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है, तो ऐसे लोग इलेक्ट हुए हैं, और जाहिर है कि उन्होंने जो आते ही 29 सरबराहान ममलिकत से बात की है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर किया है। जो उन्होंने टेलीफोनिक टॉक किया है उसमें उन्होंने मोदी को लिया है, ठीक है, सऊदी से भी बात की है, लेकिन मोदी को उनको चाहिए था। आगे इस तरह नहीं होता था, आगे ये होता था कि अगर आप इंडियन हेड ऑफ स्टेट से बात कर रहे हैं तो आप पाकिस्तानी हेड ऑफ स्टेट्स को भी लूप में लेते थे। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने जिस तरह इग्नोर किया है, और उसका वो इंडिया जो है वो ट्रंप के इलेक्शन का भी फ़ायदा उठाना चाहेगा। वो समझ है कि एक तो ट्रंप जो है वो इंक्लाइंड है उनकी पॉलिसीज़ की तरफ, उनको बड़े वहाँ मिठाइयाँ भी बांटी गई हैं, आपने देखा है, और गवर्नमेंट लेवल पे भी खुशियाँ, और प्राइवेट सेक्टर पे लेवल पे भी। तो इसके साथ साथ वो ये समझते हैं कि एक चीज़ उनमें ये भी है कि अमेरिकन इस वक्त कुछ अपनी अंदरूनी सूरत हाल में ज़्यादा उलझे हुए हैं, और चूँकि वो ज़्यादा उलझे हुए हैं और इस वक्त हम कुछ ऐसी हरकत करें, मुझे यूँ लगता है कि आने वाले दिनों में ये भी हो सकता है कि कोई वो इस तरह का कोई बहुत बड़ा टेररिस्ट एक्ट करें, और उसका जो उसको पर पाकिस्तान को मोर्दे इल्ज़ाम ठहराने की कोशिश करें, और कोई इस तरह को जिस तरह की वो करते हैं, उनकी प्लानिंग तो इतनी अच्छी नहीं होती, वो बड़ी कच्ची प्लानिंग होती है, पकड़े भी जाते हैं, लेकिन चूंकि वो जो लॉबी है, देखिए ना, दुनिया प्लानिंग, पकड़ा जाना, कमजोर स्क्रिप्ट का होना, फिर उसके बाद जस्टिफिकेशंस देना और उन पर भी पूरा ना उतर पाना, ये तो भारत का हमेशा से खासा रहा है। लेकिन भारत की ढिठाई के हवाले से क्या कहेंगे? वो ढिठाई से इन सारी चीजों का सामना। लेकिन बात ये इरफाना, कुछ रियलिटीज भी हैं। ठीक है, रियलिटीज ये हैं कि वो ड्रामा करता है, इसमें कोई शक नहीं है, ड्रामा होता है, पठानकोट ड्रामा और सारा, लेकिन एक्चुअली ये दुनिया जो है ना, इसको समझने की जरूरत है। इट्स नॉट ए वर्ल्ड बेस्ड ऑन रियलिटीज, फैक्ट्स। ये फैक्ट्स की दुनिया नहीं है, ये इंटरेस्ट की दुनिया है, अपने अपने मफादात की दुनिया है। देखिए ना, आप इस तरह ले लें कि मोदी जाते हैं बरतानिया, वहाँ पे डेविड कैमरन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, वो उनको मिलते हैं, पूरा 10 डाउनिंग स्ट्रीट के चारों तरफ कोई सिख कम्युनिटी ने, कोई कश्मीरियों ने, कोई दूसरे भारतीय मुसलमानों ने, कोई दूसरे लोगों ने घेरा होता है, दलित्स ने जो शेड्यूल कास्ट है, और कभी वो अजराए तफन्नन भी डेविड कैमरन, जो कि अपने आप को इंसानी हकूक़ का चैम्पियन कहते हैं, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं कि मोदी साहब ये बाहर क्या हो रहा है, ये क्यों इतने लोग इकट्ठे हैं। वो मफाद, क्योंकि मफादात की दुनिया है ना, वो ये समझते हैं कि हम अपने मफादात को कैसे फर्दर करें। ये सारी बातें, अक्सर ये कहा जाता है कि जी कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान को चाहिए कि वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स को बड़ा करे। भाई डिप्लोमेटिक एफर्ट्स पैलेस्टाइन के साथ थोड़ी हैं, सही देख, मतलब ये है कि आप देखें कि कई दफा ये होता है कि इतना आता है, करारदाद आती है इसराइल के खिलाफ, सारी दुनिया पैलेस्टाइन के साथ हो जाती है, लेकिन एक अमेरिका जो उसको वीटो करके चला जाता है, और सब कुछ जो है वो डोल ड्रम्स में चला जाता है कोई। तो ये डिप्लोमेसी तो इस हद तक काम आती है। तो इंडिया ये समझता है कि उसके ये ड्रामे, अगरचे कि वो बरमबनी हकीकत नहीं होते, लेकिन वो वेस्टर्न वर्ल्ड को, जो उसके अलाई भी बन रहे हैं, रशिया चाइना न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से भी खौफजदा है, ठीक है ना। कई, मैं समझता हूँ वेस्ट पे खबर एक लंबी बहस है कि वेस्टर्न वर्ल्ड के भी कई लोग ओबोर कंट्रीज और इस तरह अगले आने वाले दिनों में शायद रशिया चाइना अलायंस का हिस्सा हो, जो कि दुनिया देखेगी, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ठीक है ना।
तो खैर इस पर तो फिर बात और तरफ चली जाएगी, लेकिन उन बहुत सारे लोग ममालिक जो उसकी बात मानते हैं अपने मफादात लेकिन अगर मैं थोड़ी सी देखिए मुख्तसरन अगर आपसे मैं वजाहत चालूं इसकी, तो आप मुझे थोड़ी सी इसकी वजाहत भी करें, क्योंकि ये आज चूंकि आपने कहा कि आपकी प्रेडिक्शन है, मैं चाहूंगी कि आप जरा वजाहत से इसको वाज़ेह करें, क्योंकि लगता यही है एंड मुमकिन है कि आपकी कोई बात सच साबित हो जाए, ये बहुत से हलकों की जानिब से तस्लीम भी की जाएगी। देखिए बात ये है अरफाना कि इट्स ए डिवाइडेड वर्ल्ड, वेस्ट की वर्ल्ड जो है वो यूनाइटेड नहीं है, बल्कि अब तो ये सूरत हाल है कि ये तबसरे हो रहे हैं कि ट्रंप इज द प्रेसिडेंट ऑफ, इज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिसयूनाइटेड स्टेट्स। बिल्कुल ठीक है ना, इस तरह मतलब इतनी तकसीम। इसी तरह यूरोपीय यूनियन देखें तकसीम में है, ठीक है। ग्रीस को जब यूरोपीय यूनियन की तरफ से पैकेज नहीं मिल रहा था, इकोनॉमिक पैकेज $22 बिलियन का, तो उनके उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया, उन्होंने पुतिन के साथ मुलाकातें बढ़ा दी। उसके बाद जब ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि इटली भी लाइन में लगा हुआ है, स्पेन भी है, और हो सकता है आने वाले दिनों में ये लोग अपने लाइसन और अपने राब्ते जो हैं वो ईस्ट की तरफ, यानी मेरा मतलब है रशिया चाइना की तरफ ज्यादा करे, ठीक है ना। तो अब भी उस वक्त तो ये उन्होंने बचा लिया, पैकेज दे दिया, सब कुछ हो गया, ठीक है ना, यूरोपीय यूनियन बच गई। लेकिन जो ब्रेक्सिट ने एक बहुत बड़ा डेंट डाला है, जो मैं समझता हूँ ब्रिटिश इकोनॉमी पे भी पड़ा है, और यूरोपीय यूनियन भी अब ना होने के मतलब, अब वो हर चंद, गालिब ने कहा ना कि हर चंद कहीं है नहीं है वाला हिसाब हो गया कि नजर नहीं आ रहा उसका वो इम्पैक्ट, कम से कम उसका वो पॉलिटिकल इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। फिर ट्रंप भी एक डिवाइडेड बात, बहुत ज्यादा डिवाइडेड करने वाली बात कर रहे हैं, डिवाइड करने वाली वेस्ट को, कि नेटो से तो हम बिल्कुल ही निकल जाएंगे। नेटो, अगरचे उन्होंने कल ये कहा कि हम अहमियत तस्लीम करते हैं नेटो की, अब कुछ थोड़ा सा रिवर्स तो वो करेंगे अपने आप को, जाहिर है अगर उन्होंने अपने सूरत हाल को स्टेबल रखना है या चलाना है तो। लेकिन ये है कि एक डिवीजन जो है उससे बहुत सारे लोग, मुल्क जो हैं वो इवन इन द यूरोप भी, जो कि जिसको हम सेकंड वर्ल्ड कहते हैं, थर्ड वर्ल्ड तो हम है ना, तो सेकंड वर्ल्ड के जो लोग हैं, मैंने जैसे पहले कहा कि ये मफादात की दुनिया है और दुनिया में एक ही इकोनॉमी प्रिवेल कर रही है। अब वो तकसीम नहीं है कि आप कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। चाइनीज इकोनॉमी भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है। वो जो बात 80s में कही गई कि इट्स सोशलिस्ट मार्केटिंग इकोनॉमी, तो ये मैं तो उसी बात को नहीं मानता। या तो इकोनॉमी सोशलिस्ट होती है या फिर मार्केटिंग होती है। ये सोशलिस्ट मार्केटिंग इकोनॉमी जो है, इसका मतलब ये होता है कि आप मार्केट बेस्ड इकोनॉमी है और मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो अब उनके लिए एक ये भी बैरियर नहीं है कि जनाब ये एक और तरह का निज़ाम है या हम किसी और तरह के निज़ाम में। तो जब मफादात इधर होंगे, सीपैक चलेगा, वो मिडल ईस्ट तक आएगा, यूरोप तक जाएगा, ठीक है ना, और ओबोर 65 कंट्रीज हैं जिनमें यूरोपियन कंट्रीज भी शामिल हैं, ओबोर के सब उनको जब एक ट्रेड मिलेगा और फिर एक सस्ती चीज़ें मिलेंगी और सारा कुछ, बहुत सारी चीज़ें उनको भी बदले में ट्रेड करने का मौका मिलेगा, तो मेरा ख्याल है कि एक पैराडाइम शिफ्ट होगा, ठीक है ना। उसमें बहुत सारे एक वेस्टर्न वर्ल्ड जो है वो एक डिवाइडेड वर्ल्ड जो है वो बन के आएगी, और कुछ इधर उनके जो मुल्क है वो कुछ इधर होंगे, कुछ उधर होंगे, इस तरह की एक डिवीजन जो है वो नजर आएगी। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ, जो बड़ी बुनियादी चीज है जिसकी वजह से मैंने ये प्रिडिक्ट भी किया, अब आप गवा रहिएगा, ठीक है ना, वो ये है कि इसको होता हुआ भी देख रही हूं। वेस्टर्न वर्ल्ड में एक लीडरशिप का बहरान है, सही, ठीक है, और उसी मतलब और उसकी वजह फ्रस्ट्रेशन जो है वो उसी की वजह है कि उन्होंने ट्रम्प, मैं समझता हूँ कि हिलरी जो है वो ट्रम्प से एक बहुत अच्छी लीडर थी और उनका एक्सपीरियंस था, उनके खुद उन्होंने अपने हस्बैंड के साथ जो उनका 8 इयर्स एक्सपीरियंस है, हाउ टू रूल, हाउ टू टैकल दिस सिचुएशन, हाउ टू मैनेज थिंग्स, और उसके बाद जो फॉरेन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी जिसको वजीर खारजा हम कहते हैं, उसके तौर पे जो उनका एक्सपीरियंस था दैट इज मच ग्रेटर देन द ट्रम्प। तो वो जिसको कहते हैं ना तिफले मकतब हैं उनके सामने, वो तो अभी उनका ना वो कभी सेनेटर रहे हैं, ना हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर रहे हैं, ना उन्होंने कोई ऐसी किसी कमेटी का हिस्सा रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑर्गन हो, ठीक है ना। तो उसके मुकाबले पे एक तो ये है कि जो, और दूसरा इस वक्त जो बरतानिया को भी देखें, एक बड़ा एक क्रॉस रोड्स पे है बरतानिया
कि उनके कोर्ट भी कह रहे कि आपने क्या किया, ये ब्रेक्सिट को रोके वाले अमल को यूरोपीय यूनियन, और दूसरी तरफ से उस पर प्रेशर आ रहा है फ्रांस और जर्मनी। ठीक है, दूसरी तरफ के प्रेशर की मैं वजाहत चाहूंगी आपसे, लेकिन मुख्तसर सा वक्फा लेना है मुझे बड़ी माजरत के साथ। ना एक मुख्तसर सा ब्रेक, आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होते हैं। फ्रस्ट्रेटेड मूव है कि आप अलहदा हो गए तो अब इसके सम्राट समेटने की कोशिश ना करें 2 साल तक, क्योंकि उन्हें पता है कि एक तो इकोनॉमिकली देखें बरतानिया में, लंदन में जो प्रॉपर्टी प्राइसेस है वो बड़ी लो चली गई हैं, और उसकी एक वजह वो उसका इम्पैक्ट है जो उसकी अलहदगी है। ठीक है, उनको पता है एक तो इंटरनल इकोनॉमिक प्रेशर आ रहा है, दूसरा इससे पोलिटिकल प्रेशर भी बढ़ रहा है, और फिर उनकी कोर्ट भी जो है वो ब्रिटिश मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है वो भी एक कह रही है कि भी ठहरें, स्टे, ये क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा आप सस्पेंड करें, ये जो आप जो है ब्रेक्सिट वाला अमल। तो ये सारी चीजें मिलके जो है वेस्टर्न वर्ल्ड को एक डिवाइडेड, ट्रम्प का आना, फिर कोई लीडरशिप ना होना, इस वक्त कोई मुझे लीडरशिप नजर नहीं आती वेस्टर्न वर्ल्ड में, जबकि उसके मुकाबले पे आपको पता है चाइना में तो एक पूरा सिस्टम है क़यादत का। ठीक है ना, लिपिंग उन्होंने बड़ी तेजी से चाइना को आगे बढ़ाया है, साबित भी किया है, और फिर एक प्रोसेस से आए हैं एक, और दूसरा प्यूटन बहुत अरसे से बैठे हैं, हम उस वक्त से सुन रहे हैं 90s के लेट 90s में जब वो आ गए थे तब से सुन रहे हैं कि प्यूटन या अर्ली जो है वो फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी कि प्यूटन रशिया को आगे लेके जाएंगे। ये उस वक्त से मैं मुसलसल पढ़ रहा हूँ पिछले 15-20 साल से, और अब वो वक्त आ गया, वो बड़ी तेजी से उसको आगे लेके जा रहे हैं, वो सारी चीजों को समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो लीडरशिप का जो प्रॉपर लीडरशिप का शिफ्ट है वो टुवर्ड्स ईस्ट है, यानी अगर आप इनको ईस्टर्न ब्लॉक समझे, ईस्टर्न कंट्री समझे, तो उधर इस मौके पे जबकि एक फ्रस्ट्रेशन है, एक इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन है, मेल्टडाउन है, वो चीज़ें जो है उन पे उनके जो कारोबार हैं, जो कि ट्रंप ने कहा जी हमारे कारोबारों पे तो चाइना का कब्जा है, हम वो वापस लाएंगे अपनी फैक्ट्रीज, तो वो उसको सारा कुछ को मैनेज करने के लिए एक बड़ी समझदार लीडरशिप की ज़रूरत है। उसके बजाय उन्हें एक बड़ी वुलनरेबल लीडरशिप मिल गई, बड़ी परेशान कुन लीडरशिप को बिल्कुल अमेरिका को डिवाइड, कभी वहाँ इस तरह मुजाहरे नहीं हुए, इस तरह सारा कुछ नहीं हुआ। खुद यूरोपीय यूनियन कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बार बार कि काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी, ठीक है ना। यूरोपीय यूनियन के प्रेसिडेंट जो है उन्होंने कहा जी इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू वर्क टू गेट टू मतलब टू वर्क विद मिस्टर ट्रम्प, ठीक है ना। तो इस तरह की बातें हैं, इस तरह की चीजें हैं, तो ये इस वक्त उन्हें एक लीडरशिप चाहिए थी। ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से अगर बात करें तो कल की जो हमने शह सुर्खी इसमें शामिल की थी उसमें ईरान ने और सऊदी अरब ने ठीक ठाक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और सऊदी अरब ने तो ये भी कहा है कि अमेरिका याद रखे कि अगर वो अपनी दरामदाद बरामदाद मुतासिर करता है तो फिर उसको भुगतना पड़ेगा। अब सऊदी अरब इस तरह से सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है, ईरान की तरफ तो हमेशा ही सख्त लफ्ज़ रहे हैं ईरान के पास इस्तेमाल करने के लिए कि जो जैसा करेगा, जिस ज़बान में बात करेगा उस ज़बान में जवाब ले लेगा। क्या कहेंगे इस हवाले से, डोनाल्ड ट्रंप मुस्लिम ममालिक के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आने से पहले अपने अज़ाइम शो किए? देखें, बात यह है कि उनका जो बड़ा एक्सट्रीमिस्ट व्यू था, जिसको कभी भी मेन स्ट्रीम सपोर्ट नहीं रही पॉलिटिक्स की, पहले मौका है कि कोई कैंडिडेट बना और उसने कहा जी ये सब दहशतगर्द मुसलमान करते हैं दहशतगर्दी और इस तरह, वरना आम तौर पे ये एक व्यू जो था वो बड़ा बैलेंस की कोई बात नहीं करता, जुनूनी है वो क्या कर रहे हैं, किस तरह की टेररिज्म कर रहे हैं। फिर खुद अमेरिकन सोसाइटी में इस तरह के सीक्रेट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कूक्लेस क्लैन को कौन नहीं भूला अभी तक, इस तरह के बड़े सफाक किस्म के लोग हैं, और हजारों में नहीं लाखों में है, ठीक है ना। हर सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में, हर रिलीजन में होते हैं इस तरह के लोग, ठीक है ना, जो जिसको हम कहते हैं कि जो हदायत याफ्ता नहीं होते बल्कि भटके हुए होते हैं। तो लेकिन उन्होंने पूरा फोकस इस पे किया। अब वो बहुत मुश्किल होगा उनके लिए अपनी बहुत सारी चीजों को वापस लेना। अगर वो वापस ले लेंगे तो एक दफा मुझे याद है कि पीपल्स पार्टी के बारे में मशहूर हो गया था कि PPP का मतलब है कि परमानेंट पोस्टपोनमेंट पार्टी, कि जो एक दफा कहा गया उसको फिर तो उनको अब इतनी चीजें जो है कि मुसलमानों ने ये किया, मैं ये करूंगा, मैं इमिग्रेंट्स को खत्म करूंगा, मैं फलां, अब नेटो के साथ निकल आऊंगा, उनके साथ चलना मुश्किल है, रशिया के साथ मिलके चलना चाहिए, शाम पे ये क्या क्या वापस लेंगे, ठीक है ना। तो मेरा ख्याल है कि वो
एक जो अब 9/11 बिल है, एक मिजाज भी जो अमेरिकन नेशन का एक नज़र आ रहा है, एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू नज़र आ रहा है। 9/11 बिल को जिस तरह वीटो किया ओबामा ने और फिर उसको जिस तरह रिपील किया उनके कांग्रेस ने, और बड़ी ओवरवेलमिंगली उसको बिल्कुल ख़त्म किया उनके वीटो को, ठीक है ना। उससे भी लगता है कि अब वो एक एक्सट्रीमिस्ट व्यू की तरफ जा रहे हैं जो कि खतरनाक है खुद। देखिए ना, जब तक सुपर पावर्स जो है उनको एक बैलेंस एटीट्यूड जो है वो नहीं रखेंगी तो वो सुपर पावर नहीं रहेंगी कोई भी दुनिया में। जो मैंने तारीख जितनी पढ़ी है, मैंने तो यही देखा है कि जब भी कोई बड़ी पावर्स थी उनमें जब एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखने वाले लोग आए तो वो पावर्स को उनकी मतलब उनकी जो स्ट्रेंथ थी उसको बड़ा नुकसान पहुंचाया उन्होंने। जो बैलेंस व्यू वाले लोग थे वो हमेशा जो है वो कामयाब रहे, ठीक है ना। मतलब दुनिया की सबसे बड़ी सुपर ताकत जो सबसे पहली थी वो ईरान थी, सुपर ताकत, ठीक है ना। साइरस जो थे आज से 2500 साल पहले, तो उन्होंने जब उन्होंने बड़ी तहजीबों को, इजिप्ट को, बेबीलोन को जब फतह कर लिया तो उन्होंने वहां उनके मजहब के खिलाफ कोई उनके टेंपल जो है वो तबाह नहीं किए। उन्होंने मुकम्मल मजहबी आजादी, उन्होंने कहा मैं इनका रखवाला हूं, मैं प्रोटेक्टर हूं आपकी मजहबी एक्टिविटीज का, ठीक है। और नतीजा वो बहुत कामयाब रहे। इसी तरह दूसरे बड़े जो बहुत उनसे भी फिर आगे 2 हाथ चले गए वो अलेक्जेंडर थे। अलेक्जेंडर आया, उसने भी बिल्कुल रिलीजियस हार्मनी का मुजाहरा किया, ठीक है ना। लेकिन जिन लोगों ने तारीख में बहुत ज्यादा, जैसे इजिप्ट के अखनातून थे, अब बातें फिर बहुत ज्यादा एंशिएंट हिस्ट्री की तरफ चले जाएंगी, तो उनकी वजह से इजिप्ट की जो सुपर पावर की हैसियत थी उसको नुकसान पहुंच गया। बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट व्यू रखा, अपनी सोसाइटी को डिवाइड किया कि नहीं जी आप इसकी पूजा कर सकते हैं, इसकी नहीं कर सकते, ये कर सकते। तो ये चीजें जो एक्सट्रीमिज्म होता है ना, बिल्कुल ठीक है। ऐसा ही तो नहीं है कि ईरान की जानिब से ये पेशीन गोई की गई है या ये अदादो शुमार दिए गए हैं। ईरान की जानिब से एक रिपोर्ट पेश की गई, सर्वे था कि जिसमें उन्होंने ये कहा कि 2035 तक टुकड़े टुकड़े हो जाएगा अमेरिका। ये आजादो शुमार बताते हैं, ये ईरान का सर्वे था। अब क्या आपको लगता है कि कहीं कुछ इसी तारीख को मद्देनजर रखते हुए, इसी हिस्ट्री को देखते हुए कि ऐसा वक्त दोबारा से रिपीट होगा कि एक सुपर पावर इस तरह से भी टुकड़े टुकड़े हो सकती है? ईरान की जानिब से बात की गई। इरफाना, बात ये है कि एक अमेरिका ही नहीं, ठीक है, या यूनाइटेड स्टेट्स ही नहीं, कोई भी जितने भी हिस्ट्रियोग्राफी के माहिर हैं, टाइन भी है, स्पिंगलर है, डिक्लाइन ऑफ, उसने तो लिख दिया 1928 में ही लिख दिया डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, पूरी किताब अभी तक बड़ी मशहूर है, ठीक है ना। तो इसी तरह और जो है उन्होंने अभी तक ऐसी कोई चीज, इब्ने खलदून है हमारे बहुत पहले के, जिन मैं समझता हूँ कि मुकदमा इब्ने खलदून जो है वो हिस्ट्री अभी वेस्ट में वो पढ़ रहे उसके तर्जमे हो रहे हैं फ्रेंच में, इंग्लिश में, ठीक है ना। हम नहीं पढ़ते तो इसका ये मतलब नहीं दुनिया हमारी किताबें नहीं पढ़ती। तो अभी भी कोई भी हिस्ट्रियोग्राफर जो है वो इस चीज को इवॉल्व नहीं कर सका, इस बात को कि कोई भी सिविलाइजेशन परमानेंट है। वो कहते हैं कि जब कोई सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा एक्सपैंड करती है तो उसके अंदर ही जो है वो उसके, वो कहते हैं ना, मेरी तामीर में मुजमर थी एक सूरत खराबी की, तो वो पैदा हो जाती है, तो वो उसको फिर वो डिक्लाइन की तरफ लेके जाना शुरू हो जाती है। मतलब वो जिसको बड़े सादा लफ्जों में इतनी किताबों की बात करने के बाद एक जुमले में कि सदा बादशाही तो अल्लाह ताला की है, बिल्कुल ठीक है ना। बाकी तो और हर उरूज को एक ज़वाल है, बिल्कुल। बाकी जो है वो जो नजर आया, इतनी देखें इतने जबरदस्त किस्म के मुल्क थे, इजिप्ट थे, मेसोपोटामिया के जो बेबीलोन थे, एशेरियंस थे, ठीक है ना, सुमेरियंस थे, फिर उसके बाद हित्ताइट्स थे, फिर उसके बाद आप देखें हमारे खुद कुरान पाक में है आद और समूद का जिक्र। समूद बड़े बड़े लोग थे, ठीक है ना। हाँ, और फिर इतने मतलब ईरानी थे बहुत बड़े, साइरस के ससानी थे ईरान के, ठीक है ना, पार्थियन थे, खुद एक्मेनाइंस थे, इतने लोग थे, मैं क्या मिसालें दूं, ठीक है ना। ग्रीस के जब माइसीनियन थे, मेमनोन थे, कौन नहीं था, तो वो कहाँ है अब, उनकी बढ़ाई कहाँ है, उनकी वो कहाँ है। वक्त के साथ साथ आपके लिए मैनेज करना मुश्किल होता है। तो अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन भी बता रही है कि वो अप टूवर्ड्स डाउनवर्ड है, सही, वो अपवर्ड नहीं है। मतलब खुद वो कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा, हम वो नहीं है जो कहें कि दुश्मन की तोपों में कीड़े पड़ जाए। हमें एक पढ़ा लिखा एनालिसिस करना है। पढ़ा लिखा एनालिसिस ये है इरफाना कि खुद मैं नहीं कह रहा, आप नहीं कह रही, ट्रंप क्यों जीते हैं। उन्होंने कहा आई विल
I will put my lot बिल्कुल for ठीक है। that glory which has passed now, मतलब वो ग्लोरी वापस लाऊंगा, ग्रेटर अमेरिका बना के आऊं, ठीक है ना, which has long passed। तो इसका मतलब वो खुद वो इस बात पे आ गए हैं कि हमारी वो ग्लोरी जो है, हमारी जो शान थी, वो अब वो नहीं रही, अब उसको वापस लाने की जरूरत है। और जो लीडर बात करता है उसको वोट दो, चाहे वो कैसा भी है, उसका अपना देखिए। इस हद तक मैंने एक बात बड़ी देखी है अमेरिकन नेशन में, जो तारीफ के काबिल है, जो इस वक्त मतलब वो टूटा है, वो तिलिस्म या वो कह लें जो, ठीक है ना, कि वो कभी भी अपने लीडर को करैक्टर वाइज कमजोर नहीं लीडर चाहते थे, लेकिन इस दफा उन्होंने उसको भी कबूल कर लिया। ये पहला मौका है, वरना वो तो इस तरह की चीजों को बिल्कुल करीब नहीं आने देते थे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी ग्लोरी को वापस लाने के लिए इस हद तक फ्रस्ट्रेशन का शिकार है कि वो अब ये इन चीजों को जिम्नी समझने लगे हैं, जो उनके बेसिक चीजें थी कि करैक्टर कैसा होना चाहिए और एक बंदे को बिल्कुल वीक नहीं होना चाहिए, उसको बड़ा पावरफुल करैक्टर वाला होना चाहिए। अपने ही बनाए हुए उसूलों से तजावुज करने पे मजबूर हुए हैं, अपने एक मतलब अनरिटन प्रिंसिपल्स जो है। तो ये भी एक फ्रस्ट्रेशन की अलामत है। ये भी मतलब ये है कि वो जो ग्लोरी है, जो शान है, वो अब वो ढल रहा है, उसका सूरज ढल रहा है, ठीक है ना। तो हम नहीं कहते कि कोई मुल्क टुकड़े टुकड़े हो, मुल्कों को रहना चाहिए एक बैलेंस के लिए। बहुत इनोवेशन अभी भी अमेरिकन जो है वो बड़े इनोवेटिव हैं। जो वेस्ट से जो इनोवेशन मिल रहे हैं वो ईस्ट से नहीं मिल रही। चाइना में वो उस तरह के तजर्बात, उस तरह की रिसर्च अभी भी नहीं हो रही है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रही, रशिया में भी नहीं हो रही, ठीक है ना। तो अभी भी वो एक सेंटर ऑफ नॉलेज कह लें या सेंटर ऑफ मतलब वो है अभी एक इल्म का जो है गहवारा है, लेकिन वो लग रहा है कि वो देखे ना ये, लेकिन ये इल्म जो है, अब बात किताबों की हुई तो फिर एडवर्ड सईद की बात कर लें, कल्चर एंड इंपीरियलिज्म। ये जो रिसर्च के सेंटर होते हैं, ये जो इल्म के मराकज होते हैं, इनके लिए भी पैसे बहुत जरूरी होते हैं। वो कहते हैं कि वेस्ट ने इंपीरियल हुआ, दूसरी कौमों की दौलत मुल्कों में आने लगी, तो रिसर्च शुरू हुई। बिल्कुल ठीक है, इसको मतलब एक कल्चर, एक बड़ा सोफिस्टिकेटेड, एक सिविलाइज्ड कल्चर डेवलप हुआ, ठीक है ना। मतलब ये कि आपके पास पैसा होगा तो आप सिविलाइज्ड भी होंगे, सुकून और हार्मनी होगी तो आप बिल्कुल तो आप उस माहौल के चक्कर में रहेंगे। तो आप उस माहौल चले, अब ये रोजी रोटी के चक्कर की बात आई है तो हम कुछ थोड़ा मर्दमशुमारी के चक्कर की बात करते हैं, जिसपे हमारे, मैंने समझा आप कहने लगे रोजी रोटी के चक्कर में की बात आई है तो इमरान खान के लॉयर जो अलग, उनके लॉयर की भी बात करने जा रहे हैं हम लोग। और ये मर्दमशुमारी के हवाले से बताइए, ये क्या मामला है? क्या लगता है आपको कि चीफ जस्टिस जो ये कि पूरा मुल्क कयास पे चल रहा है, वाकई मर्दमशुमारी बहुत जरूरी चीज है और इसकी अहमियत को अब बहुत ज्यादा शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, इसका होना भी बहुत जरूरी समझा जा रहा है। लेकिन मर्दमशुमारी ऐसे ही है फाना कि अगर आप अपने घर का बजट बनाएं तो आपको पता ही ना हो घर के फर्द कितने, तो आप क्या उनको सस्टेनेंस दे सकते हैं, क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो मतलब आप अंदाजों पे चलेंगे ना सारा का सारा। पहली बात तो ये, इसी तरह मतलब वो कितने लोग हैं, कितने नहीं हैं, कितने आपको जो है वो मेहमान खाना चाहिए, कितने लोगों के लिए जो है वो कमरे चाहिए घर में, कितने खाना पीना क्या है, कैसे होगा, कितना नाश्ता आना चाहिए, कितना दोपहर का खाना आना चाहिए, बिजली के बिल कितना खर्च होगा, कितने लोग कितने, ठीक है ना। तो ये सेंसस जो है वो तो एक बुनियाद है। अगर आप ये तो बिल्कुल मैं समझता हूँ अनसिविलाइज्ड बिहेवियर है कि अगर आप मर्दमशुमारी आपको पता ही नहीं है और आप बजट भी बना रहे हैं, लोगों की बात भी कर रहे हैं कि जी हम सेहत के कितने फीसद को कितने 20 करोड़ है, 21 करोड़ है, 18 करोड़ है। भाई जब तक आपको पता नहीं चलेगा आप अंदाजों पे काम करेंगे और अंदाजों के ऊपर। अब तो वो दौर नहीं है ना कि अंदाजों पे काम किया जाए, मेयर अंदाजों पे, महज अंदाजों पे। अब तो बड़ा 19-20 और बड़ा नपतुला दौर है, जो अंदाजों पे करते हैं वो अंदाजों पे ही रह जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो तरक्की के लिए तो बिल्कुल आपको बड़ा नपतुले इकदाम करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। चलें, अब ये अंदाजों की बात आपने चूंकि छेड़ दी है तो अब मैं हामिद खान साहब की तरफ भी आ जाऊं। क्या लगता है पानामा केस के हवाले से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि सिर्फ अंदाजों पर मबनी ये बात थी और सिर्फ हमेशा की तरह शोर शराबा ही था कि जैसे धांधली का शोर शराबा था, वैसे पानामा के हवाले से साबित कुछ नहीं कर पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, आप मानते हैं इस बात? देखिए बात ये है कि
मुस्लिम लीग नून ने ये बात कही, लेकिन उसको तो कही, लेकिन जो लास्ट जो प्रोसीडिंग हुई है उसमें जो मोहतरम जज साहिबान ने जो बात की है वो भी तकरीबन यही थी कि भाई महज अखबारी तराशे या ये, ठीक है ना। देखिए कुछ रियलिटीज़ ऐसी होती हैं जो जिनको साबित भी करना पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। कानून इसका काम है। कानून ये नहीं है कि मतलब हमारे यहाँ जो वेस्टर्न सिस्टम ऑफ जो चल रहा है ये इसका जो इंसाफ देने का या जो कानून का जो चल रहा है तरीकाकार, वो ये नहीं है कि आपको जो इंसाफ वाले को जो वाकई डिजर्व करता है उसको इंसाफ मिलेगा। बिल्कुल ठीक। वहां पे कुछ प्रूफ्स के साथ, वहां पे जो अपने आप को साबित कर लेगा अपने दलाइल से, अपने प्रूफ से, अपने शवाहिद से, ठीक है ना। अगर आप वाकई सच्चे हैं, बिलफर्ज बहाल, मैं ये नहीं कहता कि इमरान का, लेकिन आप उसके मुकाबले में आपके पास सिर्फ रेटरिक है, कोई बातें नहीं है, कुछ सॉलिड प्रूफ्स नहीं है, ठीक है ना, वो तो बिल्कुल कानून के बारे में कहा जाता है वो अंधा होता है, ठीक है ना। वो ये नहीं, वो जज्बात नहीं देखता, उसके लिए तो आपको बिल्कुल शवाहिद देने पड़ेंगे, ठीक है ना। मैं समझता हूँ कि वो शवाहिद जो है वो शायद आपके पास उस तरह नहीं है। शायद आपकी बातों में कुछ, मुस्लिम लीग नून की बातों में कुछ रियलिटीज़ हों, कुछ मिथ्स हों, कुछ आपकी बातों में रियलिटीज़ हों, कुछ मिथ्स हों, लेकिन जब आप कोर्ट में जाएंगे तो आपको मिथ्स को बाहर और वहाँ शवाहिद ज्यादा से ज्यादा, जो कुछ बातें फिर वरना फिर सियासी हो जाती है, कुछ उसके ऊपर फिर बाजुकात रिएक्शन भी हो जाता है। मसलन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि जो बात पार्लियामेंट में कही जाए, देखिए जो बात जलसों में कही जाए वो और चीज़ है, जो बात पार्लियामेंट में कही जाए और फिर जो कोर्ट में प्रोवाइड किया जाए उसको ज़रूर मेरा ख्याल है मोहतरम जज साहिबान आगे चल के ज़रूर इसको एनालाइज करेंगे और उस पर डिबेट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। दिलावर चौधरी साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे अभी दिलावर चौधरी साहब ने कहा और उनकी प्रेडिक्शन भी है, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम में यकीनन मैं इस प्रेडिक्शन को दोहराऊंगी भी, क्योंकि मुझे भी ये प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं सच साबित होती हुई नज़र आ रही है कि कोई भी मुल्क हो, कोई भी सल्तनत हो, वो कभी मुस्तकिल नहीं होती है और हर उरूज का एक जवाल होता है। लेकिन हमारे पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये सोचना है कि इस वक्त अवाम को जितना पस्ती का शिकार वो कर चुके हैं, क्या इन्हें कभी उरूज देखने का मौका नसीब नहीं होगा? क्या हमारे हुक्मरान हमारी अवाम के बारे में कभी सोचना पसंद नहीं करेंगे? इरफाना सईद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।